नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। और हमारे साथ इस समय 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। हरप्रीत सिंह ढींगरा जी हैं और दिल्ली से, और राजस्थान से महेश चंद्र पुरोहित जी और स्वामी आत्मविश्वास जी जुड़े हुए हैं। ये कार्यक्रम हम लोग खासतौर से स्वामी जी से बात करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि स्वामी आत्मविश्वास जी एक सुप्रसिद्ध वास्तुविद हैं। तो चूँकि हम लोगों की जो है आस्था वो वास्तु और ज्योतिष वगैरह में रही नहीं है, और इसको लेकर के काफ़ी एक बहस चलती रहती है कि वास्तु जो है वो कितना विज्ञान है और कितना शास्त्र है। मतलब अंधविश्वास तो हम नहीं कह सकते, लेकिन शास्त्र कितना है और कितना विज्ञान है, इस पे एक बहस चलती रहती है। तो जो लोग नहीं मानते हैं उनका अपना एक अपना मत हो सकता है, लेकिन जो स्वयं वास्तुविद है वो इसको कितना विज्ञान और कितना शास्त्र मानते हैं, मुझे लगता है कि इस विषय पर आज स्वामी आत्मविश्वास जी से हम लोग बातचीत करते हैं। तो स्वामी जी, आपका एक तो बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग ये चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी नज़र में वास्तु कितना विज्ञान सम्मत है और कितना शास्त्र है, और इसके मतलब क्या लाभ या नुकसान होते हैं। जी नमस्कार जी नमस्कार जी। नमस्कार ढींगरा जी। नमस्कार बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। ये प्रश्न जरूरी था। ये प्रश्न इसलिए जरूरी था कि अब आज की नई पीढ़ी या इस वैज्ञानिक युग में हम कोई चीज को तय तो कर पाए कि है क्या ये और किधर जा रहे हैं हम, इसलिए जरूरी है। दरअसल वास्तु एक निर्माण कला है, सही बात तो ये है। और वास्तु शब्द जो है भारत के अंदर है, और निर्माण कला भारतीय विधि से सोच समझ कर होती थी। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत से निर्माण के नियम बनाए थे। उसके अंदर स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया था, रहन सहन का ध्यान रखा गया था, और नियम इस प्रकार से बनाए थे कि प्रकाश की पूरी व्यवस्था हो, हवा की पूरी व्यवस्था हो, पानी का मैनेजमेंट अच्छा हो, और विशेष तौर से पृथ्वी की जो मैग्नेटिक पावर है ध्रुवों के आधार पर, उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़े। इन बातों का ध्यान रखते हुए वास्तुकला का विकास किया था। बहुत से नियम बनाए थे, बहुत से नियम निर्माण के, ताकि निर्माण उस आधार पर हो ताकि उसमें व्यक्ति रह करके स्वस्थ रह सके। और स्वस्थ व्यक्ति रहेगा, शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, बुद्धि मन सब कुछ स्वस्थ होगा, और उस व्यक्ति की आत्मा भी पवित्र होगी। और उसके व्यक्ति के अंदर पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड में जो रिसाव होते हैं, हार्मोन बनते हैं, वो हार्मोन जो इम्बैलेंस है वो बैलेंस्ड हो जाएं। और जब बैलेंस्ड हार्मोन हो जाते हैं तो व्यक्ति सही सोच पाता है, और जब सही सोच पाता है तो सही कदम उठा पाता है, सही डिसीजन ले पाता है, और जब सही डिसीजन और सही कदम उठता है तो अच्छा कार्य करता है और प्रोग्रेस करता है। तो ये थ्योरी, ये सोच थी हमारे हमारे ऋषियों की ये सोच थी। तो इस सोच के आधार पर जो है इन्होंने वास्तुकला का वैसे तो लंबा चौड़ा निर्माण किया था कि नियम बनाए थे, और उन नियमों के आधार पर जो भवन बनते थे। अब क्या हुआ, अब पुराने ग्रंथों में से वो चीजें लोगों ने ले ली, और वास्तु का संस्कृत के जो ग्रंथ थे पुराने, वास्तुक्रम विद्या प्रकाश, समरांगण सूत्र, ये और भी बहुत से ग्रंथ थे। उन पुराने ग्रंथों का लोगों ने अनुवाद किया। फिर अनुवादित ग्रंथों का लोगों ने अपनी भाषा में छोटे छोटे ग्रंथ लिखने शुरू कर दिए। तो दुनिया भर के वास्तुशास्त्री पैदा हो गए, वास्तुविद पैदा हो गए, और हिंदी में लिखने शुरू कर दिए, इंग्लिश में लिखने शुरू कर दिए, उन ग्रंथों में से ग्रंथ। और फिर इंटरनेट पर देना शुरू कर दिया। अब बहुत से लोग तो इंटरनेट पर से ही कलेक्शन करके और नया ग्रंथ, नई किताब लिख देता है, और आम आदमी तक ये चीज पहुंच गई। जब आम आदमी अच्छा उसमें जुड़ता गया, देखिए आप जो चीज परंपराओं से आगे चलेगी, उसमें जुड़ता जाएगा, कुछ न कुछ घटता जाएगा, कुछ न कुछ जुड़ता जाएगा। तो आम आदमी के पास ये वास्तु के नियम पहुंच गए। अब आम आदमी तक पहुंचते पहुंचते नियमों का क्या असर हुआ मैं आपको बताता हूं। वास्तु दरअसल निर्माण की विद्या है, और निर्माण का दोष यदि कोई हो जाए तो वो निर्माण से ही संभव होता है, निर्माण में फेरबदल से ही संभव होता है उसको सही करने का दरअसल तो। और क्या किया, खिलौनों में आ गए, फेंग सुई में आ गए, बाहर की विद्या, जापान और चाइना की विद्या यहां ले आए, खिलौने बेचने लग गए। बांसुरी लगा दो, विंड चाइम लगा दो, स्माइल बुद्धा, ये वो सब मन को प्रसन्न करने लायक चीजें जरूर हो सकती है, लेकिन खिलौने साबित करता हूं मैं इन सबको। दूसरा, अपने भी और क्या करते हैं लोग, ये तांबे का तार लगा दो जी, क्या तांबे का तार दीवार बन जाएगा?
जहां तार लगा दिया वो दीवार का काम कर जाएगा? नहीं करेगा। दूसरा, ऐसा हसर कर दिया वास्तु का कि वास्तु केवल चीजों तक सीमित हो गई कि इस कोने में ये बनाओ, 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 ये चीज यहां रखो, ये चीज यहां रखो, ये चीज यहां रखो। निर्माण कहीं का कहीं छूट गया। मेरा तात्पर्य क्या है, अच्छा ये आम आदमी जान गया इस वास्तु को, ये इस चीज में इस कोने में ये होनी चाहिए, तो गली गली में वास्तु शास्त्री हो गए। इस वजह से हो गए कि उनको ऐसे ऐसे ग्रंथ देखने को मिले। अब मूल रोल इसमें निर्माण का होता है। निर्माण में बताया गया है कि जो वास्तु का जो चार्ट होता है, वास्तु देवता का 64 वास्तु का भी चार्ट होता है, 81 वास्तु का भी चार्ट होता है। अब 81 वास्तु का चार्ट में 9 खाने होते हैं, 9 खाने, और 9 खाने तो 9 गुणा 9 81 खाने होते हैं। और उनमें देवता स्थापित किए हैं कि ऋषियों ने कि ये देवता यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। और उन देवताओं को आधार पर कि कहाँ क्या चीज बननी चाहिए, वो देवता पीड़ित नहीं होना चाहिए, वो तय किया है। और अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, ये चारों तय किए हैं। जैसे ईशान कोण जल तत्व होता है, अग्नि कोण में अग्नि तत्व होता है, और साउथ वेस्ट जो नैऋत्य कोण होता है उसमें पृथ्वी तत्व होता है, और वायु जो नॉर्थ वेस्ट है उसमें वायु कोण होता है, वायु तत्व की प्रधानता होती है। और बीच में जिसको हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं वो आकाश तत्व होता है, वो प्राय ऊपर से खुला रखते थे, तो ये होता है। अब उनके आधार पर चीजों की स्थापना, निर्माण की स्थापना, कि भाई किचन इधर बने, वो इधर बने, वो इधर बने, वो इधर बने, वो अग्नि में जल, और जल में अग्नि होने से दिक्कत आएगी, यह निश्चित बात है। तो ये सोच समझ के बनाया था। इसमें भी एक विशेष बात ये थी, बहुत जबरदस्त बात थी, कि मर्म स्थान बताए गए थे। मर्म स्थान तो ये 9 तो अति मर्म बताए गए थे, 9 अति मर्म, और बाकी टोटल 21 मर्म बताए गए थे, बाकी मर्म। तो मर्म स्थान को और अति मर्म स्थान को पीड़ित नहीं करना है किसी भी रूप में, यह विशेष बताया गया था। तो उनके अलग अलग स्थान होते हैं, पॉइंट होते हैं कि भाई ये यहाँ ये मर्म है, यहाँ अति मर्म है, यहाँ, तो दिशाओं के आधार पर। तो उनमें कोई दीवार, खंबा, ये चीज न हो। तो मर्म और अति मर्म तो भूल ही गए लोग, उसको पता ही नहीं है लोगों को वास्तु ये वास्तु मेन चीज है क्या, इंपॉर्टेंट चीज है क्या। और केवल ये चीज इधर कर दो, ये चीज इधर कर दो, इतने में सीमित हो गए। भाई फ्रिज यहाँ रख दो, और ये घड़ी यहाँ लगा दो, और ये यहाँ कर दो, वो वहां कर दो, टेलीफोन यहाँ रख दो। इससे वह वास्तु नहीं होता है। मर्म और अति मर्म यदि पीड़ित हो गए, किसी तनाव में आ गए, किसी दीवार या खंबे द्वारा, तो आप कितना भी कुछ भी कर लो उस मकान में, जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। ये बात। एक होता है शिरावेद। अब 4 कोने होते हैं, चारों कोनों में आप क्रॉस लाइन खींचोगे, दोनों कोनों में आमने सामने क्रॉस लाइन के अंदर यदि कोई चीज बन गई तो वो क्रॉस लाइन पीड़ित हो जाती है। जैसे वाटर टैंक बनाते हैं ईशान कोण में, तो एकदम कोने में नहीं होता है, वो क्रॉस लाइन को छोड़ना पड़ता है। क्रॉस लाइन से इधर या इधर पानी का स्थान होता है, वहां बनाना पड़ता है। द्वार का स्थान भी जो है अलग अलग निर्धारित किया गया है, अलग अलग दिशाओं के आधार पर। तो मूल बात मेरा कहने का ये अमलेंदु जी, कि वास्तु निर्माण में पहला कार्य वास्तु का होता है, ये ध्यान देने की बात है। और छोटी मोटी चीजें हैं, बाद की चीजें हैं, वो निर्माण गलत न करें कृपया। और जिस दिशा को ऊंचा रखना है उसको ऊंचा रखें, नीचा रखना है उसको नीचा रखें। दक्षिण को ऊंचा रखते हैं, पश्चिम को उसके बाद में ऊंचा रखते हैं, और उत्तर पूर्व को नीचा रखते हैं, उस हिसाब से रखना चाहिए। तो ये सब चीजें। और वेद भी होता है, द्वार वेद और सब वेद, और दरवाजे के सामने क्या क्या वेद है, कोई खंबा या कोई चीज, तो उनका ध्यान रखें। तो यदि वो दोष हो जाए तो उस निर्माण के दोष को निर्माण में परिवर्तन करके ही सही किया जा सकता है, न कि कोई यंत्र लगाने से, न कि कोई चीज टांगने से, कोई सिंदूर लगाने से। मतलब ये मन को, कमजोर मन के व्यक्ति को दिलासा देने की चीजें हो सकती है, मैं कहता हूँ। बहुत अच्छा। एक चीज और मैं पूछूं, मैं ये पूछना चाहता हूँ पंडित जी, जैसे आजकल ठीक है हम मकान बनाए, वो तो अपना मकान बना रहे होंगे तो वास्तु के हिसाब से बनाए। जब लोग आजकल मल्टी स्टोरी में रह रहे हैं, बिल्डर बना रहा है, तो एक टावर में 4 फ्लैट हैं, 6 फ्लैट है, कई जगह तो 7 फ्लैट होते हैं एक ही टावर में, एक ही फ्लोर के ऊपर। टावर में तो मतलब 20-21 मंजिल टावर है, 20-21 मंजिल का होता है, कई जगह 30 मंजिल भी है, अलग अलग है, जैसे बिल्डर्स आते हैं वो अलग अलग है। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उसमें कैसे वास्तु का किया जाता है, कैसे वो लोग वास्तु को
कि जो लोग वास्तु में जाना चाहते हैं, जो वास्तु में बिलीव करते हैं, उनके लिए वास्तु का क्या रहेगा? जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। इसमें सबसे पहला ध्यान तो टावर का रखना पड़ेगा। वो उस टावर का कोई कोना कटा हुआ तो नहीं है। कोना कटा हुआ मतलब ईशान कोण यदि कटा हुआ होगा नॉर्थ ईस्ट, तो वो पूरा ही टावर अशुभ हो जाएगा। ईशान कोण तो भूल के भी कटना नहीं चाहिए, बात नंबर 1। बात नंबर 2, नैऋत्य कोण भूल के भी बढ़ना नहीं चाहिए, एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, आगे निकला हुआ, बाहर निकला हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब साउथ वेस्ट। ये 2 विशेष ध्यान रखने होते हैं। तीसरा ध्यान रखना होगा उस टावर का कि उसमें सूर्य का प्रकाश आए, ज्यादातर फ्लैटों में पड़े। ये नहीं है टावर के पास ही टावर है, इधर भी टावर है, उधर भी टावर, फिर तो कोई फायदा नहीं है, फिर उसमें जर्म्स पनपेंगे, रोग पनपेंगे। तो ये ध्यान, पहली बात तो ये रखना होगा। इतना देख लिया कि हाँ ठीक है, टावर का वास्तु लगभग ठीक है, तो उसमें फ्लैट किराए पर लिया जा सकता है, टावर देख करके ले, पहली शर्त। दूसरी बात, फिर फ्लैट इधर इधर उधर, फिर फ्लैट की आप फेसिंग देख सकते हो भी, आप साउथ फेसिंग से बच सकते हो। फ्लैट का कौन सा कोना कटा हुआ है वो भी ध्यान देना होगा। ईशान कोण कटना नहीं चाहिए, नैऋत्य कोण बढ़ना नहीं चाहिए। फिर उसके अंदर चीजें आएगी, कौन किधर चीज बनी हुई है, किचन वगैरह, वो बाद की चीजें हैं, वो देखो। उसके बाद फर्नीचर वगैरह आप अपने हिसाब से, वो बाद में वास्तु के हिसाब से होता है, वो हो जाता है, वो तो व्यक्ति कर लेता है। लेकिन इतना तो परिवर्तन खुद नहीं कर सकता, इतना परिवर्तन तो देख के ही लेना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। लेकिन फ्लैट को प्रायोरिटी न देते हुए, मेरे कहने का तात्पर्य टावर को प्रायोरिटी देनी चाहिए सबसे पहले, बाद में फ्लैट चूज कर लीजिए आप वास्तु के अनुसार, ये हो सकता है। हाँ, मतलब फ्लैट तो आप चेंज नहीं कर सकते, फ्लैट के अंदर का जो कुछ चेंज होना है वो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत सामान को इधर करना या उधर करना, या किस कोने में क्या होना चाहिए वो भी देखा जा सकता है। ये मेरा यही क्वेश्चन था आपसे कि ये इसके बारे में भी कुछ जिज्ञासा थी कि ये पूछूंगा मैं आपसे, तो आज पूछ लिया मैंने आपसे। तो जी जी, सही वास्तु में रह करके व्यक्ति इतना प्रसन्नचित होता है, ये बहुत सही बात है। देखिए, अब लोग क्या करते हैं, लोगों में कुछ भ्रांतियां भी चल पड़ती है। गांवों में मकान बनाते हैं तो जमीन तो होती है खूब जमीन होने के बावजूद भी दक्षिण दिशा में सटाकर बना लेते हैं। भले दूसरे का मकान हो दक्षिण दिशा में, सटा के बनाएंगे, जगह नहीं छोड़ेंगे और इधर उधर छोड़ेंगे। अब क्या होता है, सूर्य जब उदय होता है तो थोड़ी सी देर में ऊपर आ जाता है दक्षिण की तरफ, सारे दिन सूर्य इधर रहता है, शाम तक तो रोशनी नहीं आ पाती। सूर्य की रोशनी उन्होंने खो दी, ये समझो, मिल ही नहीं पाती उनको। तो क्या होता है, हाँ वास्तु में लिखा हुआ है कि दक्षिण दिशा में सबसे कम जगह छोड़ें, ये बात सही है, तो कम छोड़ दें, उत्तर की बजाय कम छोड़ दें, लेकिन जगह तो छोड़े। सूर्य तो उधर से आएगा ना अपने, और जब सूर्य की रोशनी आएगी तभी जर्म्स मरेंगे और हमारा मन प्रसन्नचित होगा। एनर्जी देता है हमें पूरे ब्रह्मांड को सूर्य, हमारे उसको सौरमंडल को। तो ये जगह छोड़नी जरूर चाहिए, खिड़कियां होनी चाहिए दक्षिण में। हाँ, उत्तर की बजाय कम खिड़कियों का विधान वास्तु में बताया गया है दक्षिण में, लेकिन होनी चाहिए, ये बात। क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए घर पे, और मतलब सारी चीजें ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और क्या होता है, क्रॉस वेंटिलेशन जो हवा, पानी, ये प्रकाश, ये सब मैग्नेटिक पावर, ये सब चीज देखनी जरूरी होती है, ये बहुत आवश्यक है। कमरे कमरे में रोशनी पहुंचनी चाहिए, सीधी सी बात पड़ी है, कमरे कमरे में। इसीलिए देखिए, लॉजिक बताऊं आपको, तो लोग कहां भ्रांति में पड़ जाते हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा उपाध्याय जी, अमलेंदु जी, कि दक्षिण में प्राय निर्माण करने का विधान प्राय वास्तु में है, और परंपरा भी पड़ी है, आम आदमी जानता भी है। दक्षिण में कमरे बनाए, दक्षिण में बनाए, नैऋत्य कोण में मास्टर बेडरूम बनाए, इसके आसपास जो है वो बनाए अपने बेटों के कमरे या भाइयों के कमरे जो भी है, तो नैऋत्य कोण और दक्षिण इसमें बनाए। निर्माण ज्यादा उधर क्योंकि सूर्य की रोशनी उधर से आएगी, सारे कमरों में आएगी। यदि आप उत्तर में निर्माण कर दोगे तो सूर्य की रोशनी तो आएगी, इसलिए विधान है ये। लोग क्या करते हैं, इस विधान को ये सोच लेते हैं कि दक्षिण को हमें पैक करना है, दिशा अशुभ है, और ये धर्म भीरुता है। तो इस देश में इतनी धर्म भीरुता, लोग कहते हैं दक्षिण में तो लंकापति रावण था, इसलिए हम पैक करना है इस दिशा को। देखो कहा रावण से जोड़ दिया, कहा राम से, ये क्या है समझ नहीं आता। तो दक्षिण में निर्माण इसलिए होता है कि दक्षिण में जो खिड़कियां खुलेगी सूर्य की रोशनी आएगी, उसके बजाय उससे ज्यादा खिड़कियां उत्तर में खोलनी चाहिए, क्योंकि क्रॉस वेंटिलेशन होना जरूरी है। इसलिए उत्तर दिशा कुबेर जी की दिशा है, धन आता है, क्योंकि धन आएगा जब ये खाली खाली रहेगी उत्तर दिशा,
ओपन रहेगी तो दक्षिण दक्षिण भरा हुआ रहेगा, तो उधर से कमरों में रोशनी आएगी, किचन में रोशनी आएगी, पूर्व से भी आएगी किचन में, अग्निकोण में होगा तो, और दक्षिण से भी आएगी, तो किचन में फूड बनता है, फूड से ही व्यक्ति चलता है, ये समझो आप, तो वो शुद्ध रहेगा। ये लॉजिक होता है कई चीजों में, इसलिए ये बताया गया था। और एक होता है भुजा प्रसार चौक, इसको क्या बोलते हैं, जो हॉल होता है लिविंग एरिया, लिविंग एरिया या तो स्क्वायर हो, या जब अंदर घुसे हम तो हमारे दोनों हाथ फैलाते हैं घुसते ही, तो ऐसे लंबा हो, ऐसे लंबा नहीं हो, फ्रंट हमें घुसते ही सीधा लंबा ना हो। तो ऐसे लंबे का क्या विधान है, क्योंकि जितने वास्तु के ग्रंथ रचे गए थे पहले, वो सारे पूर्वाभिमुख मकान ईस्ट फेसिंग को देखते हुए रचे गए थे, उसको आधार मान के रचे गए थे। जब ईस्ट फेसिंग को देखते हुए आधार, जब ईस्ट से व्यक्ति घुसता है अंदर, तो लंबा मकान ऐसे होगा, तो क्या होगा, रोशनी आएगी सूर्य की, सुबह आएगी, बाद में आएगी, और पश्चिम में से भी आएगी जब सूर्य उधर चला जाएगा। इसलिए बताया गया था। तो ये कई नियम होते हैं, लेकिन मूल नियमों, मेरा कहने का मतलब है साइंटिफिक बात जब चल पड़ी है तो मूल नियमों का ध्यान रखना होता है, न कि छोटी मोटी चीजों का। मूल नियम यदि सही है तो छोटी मोटी चीजें गलत भी चल जाती है, वो तो बाद की बात होती है। और जैसे सोने का होता है तो सिराना, जो हमें सिराना करते हैं दक्षिण की तरफ, तो क्या होता है, मैग्नेटिक पावर पृथ्वी का जो होता है ध्रुव का, उस हिसाब से करते हैं तो अनुकूल रहता है। ये बात है अमलेंदु जी। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे दर्शकों को, और हमारी भी जो जिज्ञासा थी कि वो कितना विज्ञान है वास्तु और कितना शास्त्र है, उस पर आपने थोड़ा सा प्रकाश डाला। और आपसे ये विज्ञान है, इसको लोग कुछ और बना रहे हैं, ये कहना चाहता था। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और चूंकि हम लोगों को भी जो भ्रांतियां थी वो इसीलिए हो रही थी कि चूंकि लोग उसको जो है वो गलत तरीके से पेश कर रहे थे, और आपने जो है मतलब एक कमर्शियलाइजेशन कर दिया है, इसका कमर्शियलाइजेशन कर दिया है, कर दिया। हाँ, तो मतलब हम लोगों का जो था वो भ्रांति जो थी वो आपने दूर करने का जो है वो काम किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी आपसे इस विषय को लेकर के हम चर्चा लगातार करते रहेंगे। और हमारे दर्शकों के अगर कोई प्रश्न हो तो आप स्वामी जी से पूछ सकते हैं, आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, या नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगले में हम उसको शामिल करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। जी अमलेंदु जी, आप बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं, और आप जो भी चर्चा करते हैं निर्भीक होकर करते हैं, मैं आपके प्रयास की सराहना करता हूँ। जी जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आप सबका जी नमस्कार, बहुत बहुत आभार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार पुनः